नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो गया और अब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की 33% सीटें पक्की होंगी। तो पहले देखते हैं कि महिला आरक्षण बिल आने के बाद लोकसभा की जो तस्वीर है वो कैसे बदलेगी। कुल सीटें 543 हैं, सामान्य वर्ग की सीटें 412 हैं, सामान्य में महिला आरक्षण 137 है, एससी आरक्षण की कुल सीटें 84 हैं, एससी में महिला आरक्षण में प्रस्तावित सीटें 28 हैं, एसटी आरक्षण की कुल सीटें 47 हैं और एसटी में महिला आरक्षण में प्रस्तावित सीटें 16 हैं। महिला आरक्षण के बाद कुल सीटें 181 होंगी अब 543 में से। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ये फौरन नहीं होने वाला है। 2027 से पहले इसके अमल में आने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि 2026 से पहले सेंसस होगा और उसके बाद सीटों मुताबिक सीटों का परिसीमन होगा और फिर उसमें 1/3 महिला सीटों का इंतजाम होगा। तो जाहिर है कि महिला आरक्षण की राधा को मंच मिलने से पहले नौमन तेल जुटाया जाना है। इसके अलावा महिला आरक्षण के भीतर एक बहस अब ओबीसी आरक्षण की भी है। ये डर जताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि ये आरक्षण अगड़े वर्गों की महिलाओं की संपत्ति हो जाए और पिछड़ों को इसका लाभ ना मिले। लेकिन इन सब अंदेशों के बीच एक बात बहुत साफ है कि जब ये कानून लागू होगा तब भारतीय लोकसभा और विधानसभाओं में कुछ और बराबरी नजर आएगी। राजनीति की भाषा और चरित्र भी बदलेगा क्या, यह भी एक सवाल है। लेकिन एक बड़े राजनीतिक सवाल भी हैं कि जनगणना होगी और फिर परिसीमन के बाद किन राज्यों में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और इसका फायदा किन पार्टियों को ज्यादा मिलेगा। क्या इससे उत्तर और दक्षिण का डिवाइड बढ़ेगा और इस परिसीमन का असर जो है वो महिला आरक्षण पर भी पड़ेगा क्या, वो सेंसस का। तो इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में जगमती सांगवान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला मुद्दे जितने भी हैं उस पर बहुत मुखर रही हैं। सुमित्रा वी गोयंका हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इनसे समझेंगे तमाम वो राजनीतिक सवाल कि क्या इसका पॉलिटिकली असर पड़ने वाला है। शाइना एनसी, स्पोक्सपर्सन महाराष्ट्र बीजेपी, अलका लांबा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ जुड़ी हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक ऐतिहासिक दिन जरूर है अलका लांबा की, जो बिल सालों से अटका हुआ था वो पास हो गया दोनों हाउसेस से, और जल्दी नहीं लेकिन थोड़ी देर से ही सही महिला आरक्षण अब एक रियलिटी है। आपकी प्रतिक्रिया? नगमा जी, सबसे पहले तो हम ये जो बिल संसद में लाया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका स्वागत करती है। इस बात को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी सदन में खड़े होकर इसका स्वागत किया है। पर मालूम नहीं सरकार ओबीसी की इतनी विरोधी क्यों है, क्यों ओबीसी को इस आरक्षण में पूर्ण बहुमत है आपके पास और विपक्ष आपके साथ दे रहा है, कोई अड़चन नहीं है, फिर आप ओबीसी को, महिलाओं को उनका हक से वंचित क्यों रख रही हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो अभी आनन फानन में स्पेशल सेशन तो कॉल किया, लगा 24 में ही लागू हो जाएगा और आधी आबादी 24 में ही आपको संसद में दिखेगी, लेकिन ये छल है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक निष्ठा और वो भाव से ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया है। हम सब जानते हैं कि 1996 से संघर्ष होते गया, बड़ी बड़ी बातें करती है कांग्रेस पार्टी। याद दिलाना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी जी ने 2010 में क्या कहा। उन्होंने संसद में कहा कि ये बिल पारित करना चाहिए और ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इफ्स एंड बट्स के ऊपर हर एक पार्टी, हर एक राजनीतिक दल स्वयं इसके ऊपर चर्चा कर सकती है। मोदी जी हैं, मुमकिन है, लेकिन 2024 में नहीं हुआ। आपको मायूसी हुई कि अभी बहुत दिन बाकी और इंतजार करना पड़ेगा आपको? मुझे खुशी हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुरुष प्रधान मानसिकता में रुकावट कैसे होती है। हम सब महिला एक मौका चाहते हैं, हाँ जरूर, क्योंकि वो मौका के साथ हम दिखा सकते हैं हमारा हुनर, लेकिन वो हुनर के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसके लिए जो आपको सेंसस के लिए रुकना पड़े या फिर लकूनाज इन द सिस्टम जैसे कि हम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है तो रोकना जरूरी है, तो रुकेंगे। लेकिन ये एक फुल
प्रूफ। तो सेंसस और डीलिमिटेशन यानी परिसीमन और जनगणना, इसके लिए जरूरी शर्तें क्यों हैं? सुमित्रा गोयनका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप एक विश्लेषक के तौर पे बताएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस बात को समझना चाहती हैं। सवाल उठता है, ऐसा समझ में आ रहा है कि डीलिमिटेशन और सेंसस, इसके लिए कुछ जरूरी कंडीशंस हैं। करेक्ट। तो हाउ डू वी लुक एट इट? क्या वो जरूरी है डीलिमिटेशन और सेंसस? क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी। तो पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, 2026 में ये ड्यू है। दूसरी बात ये कि 2021 में हमारा सेंसस होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया क्योंकि कोविड तो आप रिजर्वेशन पहले क्यों नहीं दे सकते? सेंसस जब होगा उसके बाद फिर वो चेंज हो सकता है। देखिए, ये एक प्रावधान है, अब ये पास हो गया है। अमित शाह जी ने बोल दिया है कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो होती है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, एक्स जज होते हैं और इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग होते हैं। तो ये एक निष्पक्ष या व्हाट यू से न्यूट्रल बॉडी होती है। इसके पीछे क्या किसी तरह की पॉलिटिक्स भी दिखती है आपको? नीरजा जी, क्यों जरूरी था? समझना चाहते हैं हम इस बात को, क्योंकि ये सवाल कई जगह पे पूछा जा रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि ये बिल्कुल लगता है बाध्य है कि डिलिमिटेशन हो ही, उसके पहले सेंसस हो ही, तभी जाके ये महिला आरक्षण बिल जो है उसको लाया जा, वो कानून बन सकता है या महिलाओं को वो आरक्षण मिलेगा। तो कैसे, व्हाट इज द, इसके पीछे क्या राजनीति है? क्यों इसको जरूरी है? ये क्या राजनीति है वो मालूम नहीं नगमा, लेकिन ये स्पष्ट है। 2-3 दिन पहले जब खबर आई थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल पारित होने वाला है, तो इतना एक्साइटमेंट था और ये फीलिंग थी कि गेम चेंजर होगा ये। हाँ, और ये भी लग रहा था कि बस अब आ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी महिला रही है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कंसोलिडेशन हो जाएगा और इलेक्शन मतलब बिल्कुल उसका स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन जब डिटेल्स आए सामने, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको डीलिमिटेशन और सेंसस के बाद डीलिमिटेशन से लिंक कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि 2029 से पहले तो ये नहीं आने वाला, और हो सकता है अगर स्पिल ओवर हो तो 5 साल और भी लग जाए, क्योंकि डीलिमिटेशन 2026 में होने वाला है। कितने साल लगेंगे? और जैसे आपने ही जिक्र किया कि इसके द्वारा ये एक्सपेक्टेड है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की सीट्स बढ़ेंगी और साउथ इंडियन स्टेट्स की सीट घटेंगी। तो ये इसका क्या रैमिफिकेशन होगा? लीगली जाएगा कोर्ट्स में, ये बहुत पेचीदा मामला होने वाला है। अभी से अगर साउथ में आप ट्रैवल करो तो लोग इसके बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है उसमें क्या ये विमेन का इश्यू फंसेगा? तो जो मैं मोटा मोटा बात कर रही हूँ वो ये है कि 5 साल लगेंगे, हो सकता है 10 साल लगे। तो ये वो कहना हुआ ना, जैसे शाहना इंसी अभी कह रही थी ना, याद दिला रही थी गैस सिलेंडर के बारे में, जनधन अकाउंट्स के बारे में जो इस सरकार ने किया है महिलाओं के लिए। मगर ये तो आपने जो बिल पारित कर दिया बहुत ऐतिहासिक पहला कदम है, पर ये कहने के बराबर होगा कि हम आपका जनधन अकाउंट खोलेंगे लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद आपको गैस सिलेंडर देंगे सब्सिडाइज, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद, क्योंकि बहुत पेचीदी चीज है ये। तो उसका असर क्या होगा? जो पहली एक्साइटमेंट थी ना, उसमें थोड़ा सा कमी आई है। जो एक्साइटमेंट, जो जोश था, जो जोश या एक्साइटमेंट था, जगमती सांगवान, क्या वो कुछ ठंडा पड़ गया? आपको उत्साह है ना, आप लोग इतने दिनों से इस चीज के पीछे थी कि भाई अब ये एक रियलिटी बन गई है, तो फिर मायूसी क्यों? अगर एक सेंटेंस में कहूं तो देश का महिला आंदोलन और देश की महिलाएं आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं और ये महसूस करती हैं कि सरकार ने उनके साथ गद्दारी करी है। क्यों? आपको क्यों नहीं? अब ये तो कम से कम आपको एक आश्वासन तो है ना कि इतने समय के बाद, हो सकता है 5 साल या 7 साल बाद ये हकीकत तो बनेगा। आश्वासन का रूप ऐसा है कि हमारे हरियाणा में कहते हैं कि बच्चे ने दादा से कहा कि मिठाई चाहिए, दादा ने एक पर्ची के ऊपर लिख के उसको वो पर्ची पकड़ा दी मिठाई लिख के, और वो उस तरह का है ये कि 6 साल के बाद किसको क्या पता इस दुनिया में
इस देश के अंदर कौन सी सरकार आएगी, किस तरह का रवैया होगा उनका, और इवन कोरोना के बाद तो जीवन का भी किसी को भरोसा नहीं है। और जबकि ये राज्यसभा में पास हो चुका था और उसी प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ाया जाता तो निश्चित रूप से ये माना जाता कि ये इस महिलाओं के प्रति एक प्रतिबद्धता है और उनके इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन अब जिस रूप में ये पास किया गया है, बिल्कुल ये लगता है कि ये राजनीतिक क्रेडिट लेने का जो भाव है वो प्राथमिक है इसमें। जगमती सांगवान का कहना है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ कर दिया गया है अभी 2024 के पहले, क्योंकि महिलाओं को 2024 में कुछ मिल नहीं रहा। शायना एनसी, आपका जवाब। आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ 1996 से क्यों नहीं हुआ है। 1996 में जो हुआ, 98 में जो हुआ, 2010 में जब हमारे पास नंबर्स न होते हुए हमने कहा कि हमारा, पर क्या इसका जवाब आपको लेकर आए थे कि 96 से ये नहीं हो रहा था, 2014 में आपको लेकर आए लोग, लेकिन आप लोगों ने क्या किया 2014 के बाद? हम तो उनसे भी सवाल पूछते, आपसे भी। क्या सिर्फ रिजर्वेशन आने से महिला को सीट मिलेगी? क्या बिना रिजर्वेशन के पार्टियां महिलाओं को सीट अपने आप नहीं दे सकती? सुमित्रा जी का ये सवाल है। अलका लांबा, आप इस पर अपना जवाब देना चाहेंगी? मैं वही कह रही हूँ, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के तहत। तो ये कहना कि कांग्रेस ने ऐसे नहीं किया, कांग्रेस ने ही उदाहरण पेश किया। शायना एनसी सवाल ये भी पूछ रही है कि 1996 से क्यों नहीं कर दिया। अब ये सवाल क्यों आप लोग पूछ रहे हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया, अभी तक इंतजार क्यों किया? नगमा जी, मैंने सुन लिया था शायना एनसी का सवाल। इनके लिए देश 2014 में जैसे आजाद हुआ है ना, उसी तरह 1996 से पहले इनके लिए 1993 तो आया ही नहीं। 1993 से पहले 1989 आया ही नहीं। 1989 में सबसे पहले राजीव गांधी जी की ये सोच थी कि महिलाओं को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। राजीव गांधी जी ने 1989 में सबसे पहले इस बिल को पेश किया, हम लोकसभा में पास करवा पाए और राज्यसभा में 7 वोटों से भाजपा की वजह से गिरा। उसके बाद आया 1993 में बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी हमने लोकतांत्रिक तरीकों से सहमति बनाई और लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ। और आज गर्व होता है बताते हुए कि 15 लाख महिलाएं जिनकी भागीदारी कितनी है, 40% आज निर्वाचित है, पंच और सरपंच है, नगर निगम में है, मेयर है। हम लोग में एक ब्रेक लेंगे, ये चर्चा जारी रहेगी कि परिसीमन या सेंसस से अगर जोड़ा जा रहा है महिला आरक्षण को कानून बनाने में, तो इससे क्या असर पड़ेगा नॉर्थ साउथ डिवाइड पर भी। मुख्य आपत्ति आपकी क्या है? क्या ओबीसी रिजर्वेशन, कांग्रेस का रुख भी इस पर थोड़ा बदला है, तो क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर आपत्ति है या टाइमिंग को लेकर आपत्ति है? नगमा जी, मैं फिर कह रही हूँ, हम इस बिल का स्वागत करते हैं, हमें इस बिल से दिक्कत नहीं है, पर नीरजा जी की बात को समझिएगा। नीरजा जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, ये बिल झुनझुना है, जुमला है, 24 में लाभ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? 25 में, 26 में, 27 में, 28 में। वो बताती है 5 के बाद 6 साल और लग सकते हैं। जनगणना के और परिसीमन के रोड़े अटका कर जुमला दे दिया गया है। हम कहते हैं 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई, 14 में आप शासन में आ गए थे पूर्ण बहुमत लेकर, आप तभी कर देते तो 9.5 साल में ही, अब 19 में भी शायद महिलाओं को पार्लियामेंट में देख सकते थे। लेकिन नीरजा जी की चिंता राजनीति तो नहीं है ना। एक सवाल जो हमने शुरू में पूछा था और उसके ऊपर नीरजा जी ने भी टिप्पणी की कि ये जो जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा, तो परिसीमन के बाद किन राज्यों की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, ये भी समझना जो है वो बहुत जरूरी है कि क्या इससे जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है वो बढ़ सकता है। मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाना चाहती हूं कि जो परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहां पे कर्नाटक में वर्तमान सीट अगर 28 है तो परिसीमन के बाद सिर्फ 36 होगी। केरल में 20 है तो उसके बाद वो 19 हो जाएगी। हाँ, एक का वहां पे लॉस है। तेलंगाना में 17 है तो बढ़ के 20 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में 25 है तो बढ़ के 28 हो जाएगी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि यूपी में अगर 80 सीट है वर्तमान, तो 2026 में जो सीटें हैं वो 128 हो जाती हैं। बिहार में 40 सीटें वर्तमान हैं, परिसीमन के बाद 70 हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में 29 से
47 हो जाती हैं, 18 का बदलाव। तो ये आंकड़े हैं, आंकड़े से ये साफ समझ में आ रहा है कि नॉर्थ और साउथ में ये फासला होगा तो नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी। नीरजा जी, वापस आपके पास आती हूं। तो ये नॉर्थ की सीटें जो बढ़ेंगी और साउथ की कम होंगी, तो क्या ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है? और फिर ये पूछा जाएगा, जाहिर है सवाल, कि फिर इससे क्या साधने की कोशिश है? ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड साफ बढ़ रहा है, फिर कैसे? फिर महिला आरक्षण पर भी इसका असर पड़ेगा? हो सकता है, ये तो हम अटकल ही लगा रहे हैं ना कि बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट सामने आएंगे उसमें ये भी जुड़ेगा किसी ना किसी तरह। तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि टाइमलाइन नहीं दिया, चाहे आप कहते 2029 तक होगा, 34 तक होगा, जो भी एक टाइमलाइन। और ये बहुत पेचीदा, इतना आसान सवाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जो है वो प्रोजेक्शंस जो हैं पॉपुलेशन की, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल चीज है, गाज गिरेगी 1/3 सीटों पे, उन 1/3 में किसकी सीट जाने वाली है। तो ये जो डर है, ये रेजिस्टेंस का असली कारण है। फर्स्ट डे से हमने देखा था ये, पर डिलिमिटेशन कमीशन करेगा तो भी स्थिति तो वही है ना, 1/3 सीटें जाएंगी। एक सुझाव जो पिछले 27 साल में 3-4 सुझाव आए हैं, एक था कि डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, महिला पुरुष की कई कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे की जाए। दूसरा था कि एडिशनल सीट्स लोकसभा में आए। अब तो पार्लियामेंट नया बन गया है, फैसिलिटी भी है, तो आप क्या 181 सीट्स को आप एडिशनल लगा सकते हैं जो कि महिला के लिए किए जाएं, मतलब, और पार्टी के रिजर्वेशन हो, इस तरह की चीजें तो थी ही। पर ये जो कोर कंसर्न है ना कि किसकी सीट जाएगी और फिर रोटेशन में वापस आएगी, तो महिला को भी नहीं फायदा होगा। अगर चाइना एनसी को एक सीट मिलती है, वो उसको नर्चर करती है 5 साल के बाद वो किसी और के पास चली जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, में ये चर्चा जारी रहेगी। कई सवाल हैं, क्या ये आरक्षण जल्दी नहीं लाया जा सकता था? इसमें जो देर हो रही है उससे क्यों महिला मायूस हैं? एक ब्रेक के बाद इस पे भी चर्चा करेंगे। बात कही नीरजा जी, जगमती सांगवान, उसको आप कैसे देख रही हैं कि किसको फायदा हो रहा है? एक तो ये कि किसकी सीट जाएगी का डर, उसकी वजह से पुरुषों की तरफ से हमेशा ये विरोध रहा। हाँ, दूसरी बात ये कि ये रोटेशन की जो बात हो रही है, तो उससे जो महिला अपनी सीट को नर्चर भी करती है, वो बाद में फिर कोई और आता है, तो ये भी एक समस्या यहाँ पे है। और जमीन पे एक तो बड़ा सवाल डिलिमिटेशन और ये पॉपुलेशन का हो रहा है, पर ये भी कि जो एक क्रिटिसिज्म है कि इससे सिर्फ जो अग्रणी वर्ग है उनको फायदा होगा और पिछड़ों को नहीं, ये क्यों लगता है? देखिए, जो परिसीमन की इम्प्लीकेशंस हैं, निश्चित रूप से उसका असर जो है वो पड़ेगा। और खास तौर पे मैं तो ये कहती हूँ कि जो सेंसस और परिसीमन का ये लगाया गया है, ये जो एस्पिरेशंस महिलाओं की थी इनके पीछे, इसके पीछे कि 2024 से वो चुनाव लड़ेंगी और हो सकता है कि उनका भी नंबर आ जाए। लेकिन अभी जो सारा सब कुछ अधर्म लटका के छोड़ दिया है। चुनाव तो लड़ी नहीं है, जैसा सुमित्रा जी बार बार कह रही हैं कि अभी भी पार्टियां सीट तो दे सकती, टिकट तो दे सकती हैं। चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन 2024 में नहीं लड़ेंगी। सवाल ये है बड़ा, जो 27 साल से लड़ती आ रही थी। एक मिनट प्लीज, आप बोलिए मत बीच में, आपका तो पता लग रहा है। जो 27 साल से जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, और जो ये चाहते थे, ये केवल महिलाओं का सवाल नहीं है, जैसे बिल का नाम दिया गया है, कितना अजीब सा, नारी शक्ति वंदन। व्हाट डू यू मीन? ये जो महिलाओं ने ये नारा दिया था, महिलाएं जब आगे आए, लोकतंत्र तब जीवन पाए। ये लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है। ये कोई महिलाओं को वंदन नहीं, महिलाएं आज क्रंदन कर रही हैं जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जहां तक ये पिछड़े वर्गों का सवाल है, निश्चित रूप से देखिए, जो भी डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनको लोकतंत्र के अंदर कोई जगह मिले।
आगे बढ़ने की, तो किसी आप को कोई पक्ष में आपत्ति हैं, नहीं हो आप सकती। पक्ष में है कि कोटा के लेकिन अंदर भी कोटा हो, ओबीसी का भी कोटा हो। उसमें कोटा, लेकिन इसकी जो टेक्निकल जरूरत वो है कि हॉरिजॉन्टल जब तक वहां पे वो है, मतलब है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, और इसी तरह से जैसे धर्म के आधार पे रिजर्वेशन है नहीं, तो पहले उन सवालों को अलग से उनका समाधान किया जाए। लेकिन इसके साथ इसको अगर ऐसे जोड़ते हैं तो ये भी प्रक्रिया जो है पहले भी रुकी थी। 1996 में जब ये शुरू हुआ था बातचीत, 2010 में भी इसी के ऊपर आके ये रुक गया था। तो ये जो क्रिटिसिज्म है उसको आप कैसे देखती हैं सुमित्रा जी, कि एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये क्रिटिसिज्म क्यों आ रही है? आपको लग रहा है कि क्या सिर्फ अड़ंगा लगाने के लिए कि इससे सिर्फ जो अगड़े हैं उनका फायदा होगा, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, जो पिछड़े हैं, जो कमजोर महिलाएं हैं वो नहीं शामिल हो पाएंगी, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, इसमें क्या कहेंगी उन आलोचकों मेरे को? पास अभी 3-4 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो नीरजा जी ने कहा कि डिलिमिटेशन होंगे और कितने साल लग सकते हैं। सी, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, हमें नहीं पता है कि कितने साल लगेंगे, क्या होगा। और आपने जो आंकड़े कहे हैं वो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हैं, आप एस्टिमेट बता रहे हैं, इसमें कोई और ये कौन सी बेसिस पे होंगे कि एक्चुअली जो पॉपुलेशन मूव हुआ है या वोटर डेटाबेस के ऊपर से या सर्वे सेंसस के बेसिस तो ये भी हमने भी कहा कि प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। किसी को पता नहीं है अब कि क्या होने वाला है। तो पहली बात तो है कि हम अज्यूम नहीं कर सकते। और ये भी कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो इसलिए सब लोग ठीक ही कह रहे हैं ना कि जो अभी होने वाला था वो डिवाइड बोल रही है, मुझे नहीं लगता। हमारी भारत देश अभी बहुत मैच्योर्ड है, तो सबको पता है कि ये प्रोसेस होने वाला है। सेंसस आपको नहीं लगता कि कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड होगा इससे? ठीक है, अब मैं अपने वापस सवाल पे आती हूँ कि ये ओबीसी आरक्षण की जो मांग उठा रहे हैं, क्या सिर्फ अड़ंगे के लिए उठा रहे हैं? आपको इसमें कोई सही सच्चाई लगती है? देखिए, ओबीसी, एक मिनट मैडम, ओबीसी जो है ना, लगता है क्यों नहीं हो सकता? ओबीसी जो है, इट फॉर्म्स 49% ऑफ वोट शेयर ऑफ बीजेपी। अगर 100 लोग बीजेपी को वोट दे रहे तो 49% करंटली ओबीसी वोट शेयर है। अगर वो आरक्षण दे दे तो उनको फायदा ही है। फायदा नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक ऑपोजिशन की प्लान स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से हम ओबीसी वोट को बीजेपी से सरकाए और ये बात कहे। मुझे तो यही लग रहा है। दूसरी बात है कि आज वुमेन्स बिल पास हो रहा है, कभी ना कभी तो ये पास होना था। हम सभी बात करें कि 96 में हुआ, फिर वाजपेयी जी ने किया, फिर सोनिया जी ने किया, क्यों नहीं हुआ? तो आज हुआ, एक फर्स्ट स्टेप है। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ये भूलते हुए कि हम अभी भी अगर ये सब बोलते रहे कि हमें ये होगा वो होगा। दूसरी बात है कि लॉ बनाने में और लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में ये दो अलग बातें। तो ये जो मैडम बार बार कह रही है कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उनको उन पे अत्याचार हुए या कोई केसेस है, वो सारे लॉ इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड बातें हैं, उसको इसमें मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। हम एक प्रोग्रेसिव लॉ के विषय में बात कर रहे हैं, पैरिटी लाने की, जेंडर पैरिटी लाने की बात करें, डाइवर्सिटी इंक्लूजन इन पॉलिसी मेकिंग की बात करें। हाँ, तो इससे जेंडर पैरिटी होएगी, इससे जो इंक्लूजन है वो बढ़ेगा, ये बात आपको, और ये इक्विटी है, क्योंकि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म चाहिए के अंदर। इक्विटी के वजह से हम बिल्कुल इंक्लूजन के हक में हैं कि जो तबके आज तक वंचित रहे हैं, महिलाओं के हक को आप 27 साल से ऐसे वो करते रहे हैं डिप्राइव। और एक ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि महिला आरक्षण आने के बाद किस तरह से बदलेगी हमारे संसद की तस्वीर। जो महिला आरक्षण की बात सुन रहे हैं आप लोग 2-3 दिन से, तो क्या समझे और क्या इसके ऊपर कोई सवाल है आपका? कोई यहाँ से सवाल लेना चाहेगा? कुछ लड़कियां भी सवाल पूछेंगी। हाँ, बिल्कुल। नमस्कार मैम, मेरा नाम आदित्य है, मैं IITM स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम कर रहे हैं, वो विधायक, MP पुरुष हो सकते हैं, ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता उनको वोट दे रही है। अगर ये बिल पास हो जाता हो, 26 में हो या अगले साल हो, जब भी हो, तो उसके बाद उस सीट को रिजर्व कर दिया जाता है महिला के लिए, तो इससे उस पुरुष विधायक, सांसद के लिए ये उसने अच्छा काम करने के बावजूद जनता को उससे निराशा हाथ लगेगी। नमस्कार मैम, मेरा नाम ऋषि है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये बिल 2014 में पास हो जाता
जो आज ये सुनने में आ रहा है 181 सीट अप्लाइड होने वाली हैं, ये उस टाइम हो जाती हो आज हमारा देश इतना डेवलप कर जाता। मेरा आपसे ये सवाल है कि समाज में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए महिला आरक्षण कैसे मददगार साबित हो सकती है? ठीक है, अब मैं ये सवाल लेना चाहूंगी, कुछ जवाब लेना चाहूंगी इसके ऊपर। सबसे पहले शाइना एनसी, अगर आप ये जवाब देना चाहें कि 2014 में ही अगर लागू हो गया होता तो अब तक बहुत कुछ बदल गया होता, तो ये सरकार के इस अख्तियार में था, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक सवाल ये है, आप इसका जवाब दे दीजिए। फिर अगला सवाल अलका लांबा आपके लिए कि कैसे महिला आरक्षण से क्या कुछ बदलेगा महिलाओं के लिए? शाइना एनसी। पहले तो मैं पहला सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, जहां वो कहते हैं कि एक पुरुष जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका सीट जो रिजर्व होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि महिला कितनी क्षमता उनमें जितना है और जो क्षमता है उनको नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक मौका की आवश्यकता है। हम शायद 10 गुना अच्छा करें वो पुरुष विधायक या सांसद से, तो एक मौका की आवश्यकता है। जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो आज वो बेटी जब सांसद पहुंचती है तो इतने सारे मुद्दे हैं। आपने पूछा 2014 से लागू हुआ होता, हाँ होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री ने मातृ वंदना योजना या पोषण अभियान की बात की या फिर उज्ज्वला की बात की, मुद्रा बैंकिंग, ये सभी इंक्लूसिव है। मैं कहना चाहती हूँ एक कदम जो सही दिशा में जाए तो इफ्स एंड बट्स पे आप मत रुकिए। जगमती जी, आप क्या बोलना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही थी कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है, उसमें 156 देशों में भारत का 140वां स्थान है। ये महिलाओं की स्थिति है हमारे देश की। और वो जो नौजवान कह रहे थे कि वो पुरुष बहुत अच्छा चला रहे हैं, जो चला सकते हैं, तो वैसे पुरुषों के लिए आज का डाटा है कि ग्रेजुएट्स जो हैं 42% वो अनएम्प्लॉयड हैं इस देश के अंदर। जो ऐसी ऊर्जा है जो इस देश को कहीं की कहीं ले जा सकती है। और आज के दिन 55% आबादी इस देश की जो है वो युवा है। अगर उनको सबको रोजगार मिले, शिक्षा के और सब खाद पानी खेलों का सबका मौका मिले, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? ये जो सीन बना रखा है इस देश का, ये सारे नौजवान जो ठीक है। जगमती जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पुरुषों को मौका मिला है, महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी मिलना चाहिए, इतना ही समझें। और दूसरे की महिला आरक्षण से क्या बदलेगा? नीरजा जी, मैं आपके पास भी आना चाहती हूँ कि क्या बदलेगा महिला आरक्षण से बराबरी करने के लिए? अलका लांबा, आपसे भी जवाब लूंगी। प्लीज अगर अपना जवाब आप छोटा रखेंगी क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। अलका या नीरजा जी? हाँ नगमा जी, देखिए, उसने युवा ने पूछा कि आपने 1 दशक तक महिलाओं को वंचित रखा, पहले कर देते। बेटी का भी वही सवाल है, उसने कहा है कि बदलेगा क्या? उस बेटी को बताना चाहिए और काटिएगा मत। ब्रजभूषण शरण कौन है? भाजपा का सांसद है। संजय सिंह, संदीप सिंह कौन है? भाजपा का हरियाणा का मंत्री है। कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? भाजपा। अलका जी, मैं काटूंगी नहीं, पर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो पूछा गया है उसी पे जवाब दें। बेटियों को FIR जो पूछा गया है उसी पे जवाब दें। अगर महिलाएं होती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता, शौचालयों तक सीमित नहीं रहना पड़ता, ठीक है, सुरक्षा का भी मुद्दा और न्याय का मुद्दा होता। ठीक है, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और सुरक्षित बनाने की जरूरत है महिलाओं के लिए, इस समाज को। नीरजा जी, जो पिछले 30 साल से महिलाएं आए हैं लोकल बॉडीज में, सरपंच बनी हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आए हैं जी, तो जो स्टडीज दिखाती हैं वो ये है कि जहां क्रिटिकल मास है विमेन का, तो वो ज्यादा अटेंशन एजुकेशन, हेल्थ, पोषण, रूरल डेवलपमेंट में वो देती हैं। ठीक है, पर मेरा ये कहना है कि मान लो वो नहीं देती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनका बेसिक हक है कि वो भी पार्लियामेंट असेंबलीज में आए, उसी तरह आए जिस तरह के पुरुषों को मौका दिया जाता है। बराबरी का मौका। आपका आखिरी कमेंट, हमारे पास अब और तो अगर हम पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं की भागीदारी अब तक देखें तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ऐसे बैकग्राउंड से जिनके फैमिलीज में कोई पॉलिटिकल लोग है या एफ्लुएंट है, पैसे वाले हैं, लेकिन इस बिल में से आप जैसे सभी औरतें आ सकती है, धीरे धीरे करके आप ये प्रोफेशन ले सकती है, आपको भी एक मौका मिल सकता है, क्योंकि दिस इज व्हाट दिस बिल एम्स टू गेट। तो ये सबसे बड़ी चीज है।
है और दूसरी वर्ल्ड समय नहीं है एवरेज जो बिल्कुल, है, जगमती जी, आखिरी वर्ल्ड comment एवरेज जो है वो बोलिए। 26% है और हम बहुत निचले नीचे स्तर हैं पे, अभी। हमें आगे जाना है। ऑब्जेक्टिव और रीजंस जहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं वहां पे ये बताने की बजाय कि हमने उज्ज्वला लाई, ये हुआ वो, ये बताया जाए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी जो है हमारे देश में, उसका ये इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये, और ये हम करने जा रहे हैं। वो तो महिलाओं थोड़ा की ढंग से किया राजनीतिक जाए। भागीदारी बढ़नी जरूरी है, यानी कि महिलाओं की हिस्सेदारी वहां पे जरूरी है जहां डिसीजन मेकिंग है, और हर जगह पे इसकी जरूरत है, और इसको हम एक पहल जरूर मानेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, इसमें ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए, ये और जल्दी क्यों नहीं हुआ, डिलिमिटेशन और सेंसस से क्यों जोड़ा जा रहा है, पर इन्हीं सवालों पर हमने चर्चा की। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।